नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, शानदार होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आइए, आज हम फिर आ गए हैं। बिहार पुलिस का जो साइंस का टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से इसको हम लगा रहे हैं। बस आप लोग देखते जाएं, चीज़ों को समझते जाएं। एग्जाम में आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो प्रश्न मैं लेकर के आता हूँ, यह रिलेटेड होता है बिहार पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं उनसे, है ना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया जाता है, कुछ उनसे मिलते जुलते उठाए जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। ऐसा आपको कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा जो महत्वपूर्ण ना हो, सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे। तो चलिए, आज का जो अपना टेस्ट सीरीज नंबर है, मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज नंबर डाल देता हूँ। वह सीरीज नंबर है भैया 25। यानी कि सर, इससे पहले 24 उपलब्ध है क्या? तो आप जाइए, हमारे चैनल पर विजिट करिए। बना हुआ है प्लेलिस्ट बिहार पुलिस साइंस टेस्ट सीरीज करके। उसमें आपको साइंस के सारे क्वेश्चन जो है कराया हुआ वह उपलब्ध है, मिल जाएगा। तो आइए, पहला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन इसको समझिएगा। लिटमस पत्र जो होता है, किस समूह के पौधे से निकाला जाता है? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र आप सभी लोग जानते हैं कि यह लाइकेन है ना, लाइकेन होता है। यह शैवाल और कवक का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? शैवाल और कवक का मिश्रण होता है। शैवाल जो आता है वह आता है थैलोफाइटा के अंतर्गत। तो इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा थैलोफाइटा। याद रखिएगा, थैलोफाइटा। यह लाइकेन की बात मैं कहा तो लाइकेन शैवाल और कवक, मैं यहां पर लिख दूं। लाइकेन जो है, लाइकेन, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि भैया लाइकेन क्या है। तो लाइकेन जो है ना, यह कवक, किसका? कवक और शैवाल, कवक और शैवाल, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। कवक और शैवाल का यह मिश्रण होता है और इसी से बनता है लिटमस, लाइकेन, है ना। यह जो है प्राकृतिक सूचक के भी रूप में इसको जानते हैं। इसको जानते हैं प्राकृतिक सूचक, ठीक है ना। इसको प्राकृतिक सूचक भी जानते हैं, प्राकृतिक सूचक के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक इंडिकेटर भी इसको कहा जाता है। तो यह समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे आते हैं दूसरे नंबर सवाल। जल के स्थायी कठोरता को हटाने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, जल में आपको दो तरह का कठोरता मिल जाता है। एक तो मिल जाता है स्थायी और एक मिलता है अस्थायी। स्थायी होता है, स्थायी का मतलब कि वो टिका हुआ रहता है, उसको हटाने में थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है। कैसे हटता है? पहले तो ये जान लीजिए कि ये स्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो सल्फेट होता है, सल्फेट, इसके घुले होने के कारण जल में स्थायी कठोरता हो जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, याद रखिएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम का सल्फेट। कभी एग्जाम में पूछता है कि स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो इसका सल्फेट जो है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम का घुला होता है। तो इसको दूर कैसे किया जाता है? तो इसको वॉशिंग सोडा से, यानी कि धोने का सोडा, खाने का सोडा नहीं, धोने का सोडा। खाने का सोडा NaHCO3 होता है, धोने का सोडा Na2CO3, Na2CO3, याद रखिएगा, Na2CO3। तो ये धोबिया सोडा भी इसको कहते हैं, इसको धावन सोडा भी कहते हैं, धोने का सोडा भी कहते हैं। इससे इसको सही किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं अगले सवाल पर। तीसरा नंबर प्रश्न। धातु का निष्कर्षण, निष्कर्षण मतलब धातु निकालना, इनमें से किस प्रकार से किया जा सकता है? तो देखिए, धातु आप चयन के भी काम माध्यम से करते हैं, ऑक्सीडेशन के भी माध्यम से, भर्जन के भी माध्यम से करेंगे, निस्तापन सभी से कर लेंगे। जब सभी, देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगर कुछ क्वेश्चन में ना समझ में आए और ऑप्शन रहे सभी, तो आप सभी के साथ जा सकते हैं। कब? जब आपको ना समझ में आए। ऐसा नहीं कि सब में चले जाइएगा, नहीं, जहां आपको ना समझ में आ रहा वहां जा सकते हैं।
इनमें कार्बन का कौन सा अपरूप नहीं है? अच्छा, हीरा और ग्रेफाइट तो आप लोग जानते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के ही अपरूप आते हैं। हीरा है और ग्रेफाइट है। क्या बंक मिस्टर फ्लोरीन भी हीरा का ही है, सॉरी कार्बन का ही है? तो जी हाँ, C60 यह बंक मिस्टर फ्लोरीन है। पूछता है कि C60 की संरचना कैसी होती है? तो C60 जो होता है ना, या बंक मिस्टर फ्लोरीन, इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। किसकी जैसी? फुटबॉल जैसी इसकी संरचना होती है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी कार्बन के अपरूप वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। ये बंक मिस्टर फ्लोरीन वाला, फुटबॉल वाला याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में C60। चलिए, विभवांतर की माप की जाती है, तो विभवांतर की माप की जाती है तो वोल्ट मीटर के द्वारा। थर्मामीटर से बुखार मापते हैं भैया, थर्मामीटर से बुखार मापते हैं, विभवांतर नहीं मापते हैं। चलिए आइए, फ्यूज को युक्ति के साथ जोड़ा जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि फ्यूज को कैसे जोड़ा जाता है। अगर ना जानते हैं तो याद रखिए, एग्जाम में ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है। कभी समानांतर श्रेणी लगेगा, कभी लगेगा आपको कि श्रेणी क्रम में, है ना, कभी लगेगा समानांतर क्रम, कभी श्रेणी क्रम। तो ध्यान दीजिए, फ्यूज को अगर हम घरों में जोड़ते हैं तो उसको सीरीज में जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूज को जोड़ते हैं सीरीज में। एक सवाल और पूछता है कि फ्यूज तार होना चाहिए, फ्यूज तार जो होना चाहिए इसका गलनांक क्या होना चाहिए? फ्यूज तार का जो गलनांक होता है है ना, जो गलनांक होता है वह कैसा होना चाहिए? तो गलनांक तो भैया निम्न होना चाहिए। निम्न गलनांक मतलब कि कम होना चाहिए गलनांक। और इसमें एक और होता है प्रतिरोध। तो गलनांक निम्न और प्रतिरोध भी नहीं, निम्न नहीं, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। इसमें प्रतिरोध होना चाहिए क्या? प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी प्रतिरोध निम्न, गलनांक निम्न, प्रतिरोध उच्च, गलनांक उच्च, गलनांक निम्न, प्रतिरोध निम्न, ऐसे ऑप्शन देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो गलनांक जो है वह निम्न, मतलब कि जैसे ये फ्यूज यहां पर मान के चलिए कि आपका टीवी लगा है, आप समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप अगर चाहेंगे तो। यहाँ पर आपका टीवी लगा है, यहाँ पर आपने बोर्ड लगाया है ऐसे, और बोर्ड में यहाँ पर आपने ऐसे फ्यूज दिया है। यहाँ से करंट आ रहा है ऐसे, यहाँ से करंट की दो तार आई है ना, फ्यूज से होते हुए फिर ऐसे गुजरता है और यहाँ पर टीवी में लगता है। अगर ये इसका गलनांक उच्च रहेगा, गलनांक उच्च का मतलब कि बहुत ज्यादा वोल्टेज पर ये गलेगा, कम पर नहीं गलेगा। तो अगर इसका गलनांक उच्च होता है और अगर कभी घर में हाई वोल्टेज आ जाता है तब तो ये गलेगा नहीं, और ये गलेगा नहीं, ये आगे भेज देगा, टीवी भी जल के राख। अब देखिए, अगर इसका प्रतिरोध उच्च के बजाय निम्न कर देते हैं तब क्या होगा? प्रतिरोध का मतलब कि उसको रोकना, करंट को रोकना। अब ये यहां करंट आएगा, प्रतिरोध इसको रोकेगा ही नहीं। उच्च करंट आया, प्रतिरोध उसको होल्ड ही नहीं किया। प्रतिरोध क्या किया भैया? आओ जाओ। प्रतिरोध का मतलब कि उसको स्टे करना, स्टे करेगा तो तार गर्म होगा तो गर्म होकर गलेगा, ये होता है। जैसे इसमें करंट अगर आए तो इसका प्रतिरोध अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा कि ये गर्म होकर लाल होगा, और गलनांक निम्न होगा तो तुरंत गल जाएगा, और गलनांक उच्च होगा, जैसे हीटर उटर को देखते होंगे आप लोग, गलनांक उसका उच्च हो जाता है ना। प्रतिरोध भी हाई है, प्रतिरोध उसको रोक रहा है, लेकिन गलनांक उच्च है, इस वजह से वो गलता भी नहीं है, गलेगा भी नहीं वो जल्दी। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न, इसको आपको कम से कम याद रखना है। आइए, निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? अब जानते हैं कि डेंगू तो मच्छर से होता ही है, ठीक है सर। मलेरिया भी मच्छर से होता है, ठीक है सर। फाइलेरिया भी मच्छर से ही होता है। तो सर नींद की बीमारी यह मक्खी से होता है भैया, नींद की बीमारी मक्खी से होता है, सीसी मक्खी है ना कहते हैं, बालू मक्खी। चलिए, निम्नलिखित में से किस में प्रतिरक्षी का गठन होता है? प्रतिरक्षी का गठन जो होता है वह रक्त प्लाज्मा कोशिका में होता है, प्रतिरक्षी का गठन। आइए, मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार जो है
वह देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा। जब ऑप्शन क्रो मैग्नॉन मानव नहीं रहेगा ना, तो चिंपैंजी के साथ आप जा सकते हैं। चिंपैंजी का डीएनए और मनुष्य का जो डीएनए वह 95 से 99% तक मैच कर जाता है इनका। ठीक, अगर ऑप्शन क्रो मैग्नॉन मानव रहे, ऑप्शन रहे अगर क्रो मैग्नॉन मानव, देखिए मैं लिख देता हूं क्रो मैग्नॉन मानव, तो बेहतर आंसर ये वाला होगा, क्रो मैग्नॉन मानव, ये वाला बेहतर आंसर होगा। बाकी नहीं है तो इसके साथ जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? बिहार पुलिस में यह पूछा भी गया है संभवतः ये प्रश्न, कि कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, वह बनाए रखता है सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। कहीं कहीं वैक्यूल्स भी देता है आंसर, बाकी ज्यादा बेहतर आंसर सेल वॉल दे रहा है। हर जगह मैंने भी चेक किया है तो सेल वॉल आंसर दे रहा है। आइए, जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कोमोवेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है, अंतःकोशिकीय स्थान होता है पैरेन्काइमा में होता है। मैं जब आपको कोशिका और टिश्यू कराया हूं स्पेशल क्लास, उसमें मैंने आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये सब डिटेल में कराया हूं। उस वीडियो को देखिए तो ये आप आंसर आसानी से कर पाएंगे। पैरेन्काइमा है ना, बायोलॉजी का जो प्लेलिस्ट बना है आप जा करके इस कोशिका वाला वीडियो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करें, आइए इसको देखते हैं। थोड़ा सा जटिल प्रश्न है, समझना होगा इसको। आइए, सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है, सभी कोशिकाओं में होती है, ये बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है कोशिका जब चैप्टर कराया है तो, कि कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल पादप कोशिका में, जंतु में नहीं। अच्छा, कहाँ भित्ति है? कहीं कहीं जैसे पेड़ में देखते हैं बाहर से कोई छाल रहता है ना, जटिल छाल, छाल मृत टाइप का। मनुष्य में कहीं छाल देखते हैं जटिल पेड़ जैसा? नहीं। तो वही सेल वाल है। वाल मतलब दीवार या भित्ति कहते हैं उसको। तो वो कोशिका के लिए दीवार है वो। लेकिन जंतु में कहा डायरेक्ट कोशिका है, इसको डैमेज करेंगे आपका ब्लड चालू है ना, ये डायरेक्ट कोशिका है, यहीं से यहीं कटेगा दर्द शुरू, तो ये डायरेक्ट कोशिका है। तो कोशिका भित्ति पादप में होता है, जंतु में नहीं, ये सभी में नहीं होगा। तो हम ये गलत छाट लिए। हमको क्या छाटना है? हमें छाटना है कि सर सही कथन क्या होगा। आइए, गाल्जी तंत्र केवल जंतु, गाल्जी बॉडी केवल जंतु में? तो जी नहीं, जंतु और पादप दोनों में ये पाया जाता है। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अब आते हैं हम तीसरा छोड़ के चौथा देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ, पावर हाउस ऑफ द सेल जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल। लेकिन यहां तो क्लोरोप्लास्ट कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट को कैसे कहेंगे भैया? नहीं कहेंगे, यानी कि ये भी गलत। जब तीन आप छाट लिए, चौथा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर, ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आइए, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। जी हाँ, क्लोरो 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 यह केवल पादप पेड़ पौधे में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है इससे, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बिल्कुल बेहतरीन। चलिए, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। जब पीतल के बर्तन को साफ करेंगे गर्म करके उस पर रगड़ते हैं अमोनियम क्लोराइड से, तो उससे निकलता है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं, HCl, है ना। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, अमोनिया तो होता ही है, क्लोरीन भी होता है। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन और क्लोराइड मिलके HCl बना देगा, अमोनिया है। तो अमोनिया क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक का धुआं निकलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? अग्निशामक मतलब कि आग बुझाने वाला, आग बुझाने वाला घटक कौन है? देखिए तो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का क्या काम है भैया? नहीं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट, तनु का भी प्रयोग नहीं यहां होगा, सोडियम कार्बोनेट का होगा। किसका? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट।
कार्बोनेट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन आपको फंसाएगा। कार्बोनेट नहीं होगा, बाइकार्बोनेट होगा। इससे होता क्या है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो तनु है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब मिलाते हैं, ये दोनों सूखा है, ये दोनों सूखा है, जब इसको मिलाएंगे जब देखे होंगे आप गैस बुझा जो आग बुझाने वाला, उसको दबाएंगे तो वो दोनों बाहर निकलेगा, मिलेगा, तो ये बनाएगा बहुत हैवी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और आग जहां जल रहा है उसके चारों ओर घेर लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड घेर लेगा तो ऑक्सीजन का इधर से उधर कनेक्शन कट जाता है, ऑक्सीजन का कनेक्शन कट जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आग लगा है, ओके, ये आग लगा है, यहाँ पर आपने प्रेस किया जिसमें बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनु पदार्थ मौजूद है। अब ये जाकर के यहाँ पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर बना देगा। आग जलने के लिए क्या जरूरत है? आग जलने के लिए जरूरत है कि ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरा घेर लिया है, ऑक्सीजन जाने ही नहीं देगा, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में आग को मजबूरन दम घुट जाता है आग का, और आग की मृत्यु हो जाती है। आइए, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना जो है वह विसरण है। देखिए विसरण है। अब बहुत जगह पर यहाँ पर परासरण भी आंसर दिया है। आंसर कभी कभी मैं चेक किया, चूंकि क्वेश्चन लाने से पहले मैं चेक करता हूँ, चाहे तो हमारा स्रोत जो होता है वो कोई किताब होगा, एनसीईआरटी होगा, या फिर अगर एनसीईआरटी में नहीं मिल पाता है तो अन्य जगह से, तो उसमें विसरण बेहतर आंसर हमें मिला है। तो विसरण, चलिए, वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक क्रिया को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, गैल्वेनिक सेल बदलता है, और ईंधन सेल भी, यानी कि बी और सी राइट आंसर हो जाता है। आइए, एसिटिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है और गंध होगी कैसे? सिरके जैसे। आइए, बहुत इजी है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर यह केवलर है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो बनता है वह क्या है भैया? तो वह है केवलर। केवलर याद रखिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नायलॉन की पूछता है कि आविष्कार किसने किया है? तो ये भी बता दीजिए, वालेस ह्यूम है ना। तो ये आपको इतना कम से कम ध्यान देना। आइए, निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मेलामाइन। देखिए ये मेलामाइन यहाँ इसलिए डाल दिया गया ना, यही भी कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन दे देगा इसमें मेलामाइन। तो मेलामाइन राइट आंसर होता है। और यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जी हाँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ये, तो ध्यान रखना है, राइट आंसर डी, मेलामाइन आपको याद रखना। आइए, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? फल को जबरदस्ती पकाना है, पेड़ में नहीं पक रहा है, तोड़िए और घर में लाकर पका दीजिए। उसको पकाने के लिए आप एथिलीन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? एथिलीन का, ठीक ना। अब घर में आप कार्बाइड भी लाते हैं, पकाने के लिए। कार्बाइड जो क्या करता है कि कार्बाइड जब नमी के साथ मिलता है तो ये एक एसिटिलीन गैस बनाता है। क्या? एसिटिलीन। ये एथिलीन है, और एक और होता है कार्बाइड से जब नमी से जोड़ता है तो वो एसिटिलीन गैस बनाता है, और वो भी फलों को पकाता है, एसिटिलीन गैस भी। लेकिन एसिटिलीन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, बेहतर आंसर होगा एथिलीन। जब दोनों मिल जाएं, एसिटिलीन और एथिलीन, तब आपको बेहतर आंसर एथिलीन पर जाना है। अगर रहे कि एक से अधिक तब तो लगा ही सकते हैं, लेकिन यहाँ एक से अधिक नहीं है, इसलिए हम एथिलीन पर आएंगे। बाकी याद रखना है एसिटिलीन भी होता है। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलाग्रा, इसको नियासिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियासिन। विटामिन बी3 राइट आंसर होगा, निकोटीन या नियासिन। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए एग्जाम में ना यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है नहीं है पूछ देगा, और थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो थायराइड जो है यह तो अंतःस्रावी ग्रंथि है ही। पिट्यूटरी ग्लैंड भी अंतःस्रावी है। लेक्राइमल अंतःस्रावी नहीं, ये बाह्यस्रावी है। देखिए बाह्यस्रावी का मतलब क्या है? जैसे लार वाला जो है वह कैसा है? अंतःस्रावी की बाह्य। ये देखते हैं कि लार बाहर टपक रहा है, दिख रहा है आपको, या पसीना निकल रहा है, ये बाहर आ जाता है, ठीक ना। लेक्राइमल से आपको आंसू बाहर टपक जाता है, तो ये बाह्यस्रावी है। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होगा? थायराइड से जो हार्मोन निकल रहा है
वो बाहर दिख रहा है आपको? नहीं, वो डायरेक्ट ब्लड में मिल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा, वो अंतःस्रावी है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकल रहा, स्रावित हो रहा है हार्मोन्स, क्या वो दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन यहाँ लार वाला कह दे या लैक्रिमल कह दे, आंसू वाला या पसीना वाला, तो ये तो बाहर आ जाता है, ये तो दिखता है, यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये भी आप समझ गए होंगे। इनमें से किस अक्रिय गैस के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है? अक्रिय गैसों में आपको बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, लेकिन हीलियम को छोड़ करके, हीलियम इसका एक अपवाद आपको मिल जाता है, इसमें 8 नहीं होते हैं अक्रिय गैस। ठीक है। जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, जिनॉन को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, या अजनबी गैस भी इसको कहा जाता है। जल के विद्युत अपघटन के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऑप्शन भी थोड़े से जटिल हैं। जल का जब विद्युत अपघटन होता है तो क्या होता है? कैथोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होगा। देखते हैं, कैथोड पर क्या होगा? ऑक्सीजन प्राप्त होगा। दूसरा देखते हैं, कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तीसरा है, एनोड पर ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। देखिए, एनोड पर ऑक्सीजन होता है प्राप्त, एनोड पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है नहीं, अगर ये काट दिया जाए तो आंसर सी होगा सही। तो जब एनोड पर ऑक्सीजन होगा तो कैथोड पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यही तो समझना है। एनोड पर अगर ऑक्सीजन गैस होता, ठीक, तो क्या हो जाएगा? कैथोड पर हाइड्रोजन हो जाएगा। यहीं से आपको आंसर आ जाएगा। एनोड पर ऑक्सीजन गैस नहीं होता है और एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है नहीं, इस पर ऑक्सीजन होता है और इस पर हाइड्रोजन होता है। क्लियर है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन देख लीजिएगा दोबारा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है, क्या है भैया? इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए कहिए तो छोड़ दूं या आंसर बता दूं, है ना? अगर आप कमेंट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसकी प्रवृत्ति जो है वो अम्लीय होगी। और भी प्रश्न है तो नहीं, बस इतने ही प्रश्न थे। 25 प्रश्न थे, 25 पेज यहाँ पर देखिए, 25 पेज था, है ना? मैं उम्मीद करता हूं कि 2500 के 25 प्रश्न आपने देखा, कहीं ना कहीं नोट जरूर करते होंगे। नोट करने से ये होगा, अभी तो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ याद हो गया, याद हो गया, लेकिन 1-2 दिन बाद ये सब भूल जाएंगे। इसमें से 2-4 अगर याद रह जाए तो वो बड़ी बात है। तो आप भूल जाएंगे, ज्यादा चीज आप भूल जाते हैं, इसलिए शॉर्ट नोट्स के रूप में एक सफेद कागज ले लीजिए या कॉपी ले लीजिए, उस पर कहीं नोट कर लीजिए थोड़े हल्के में, बस उसको कभी मौका मिले तो 5-10 मिनट में रिवीजन कर लिया करिए, चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।